हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। थैंक यू कनिका। तो लास्ट क्लास में, जी हाँ जी, थैंक यू टीचर्स डे के लिए, थैंक यू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा चैप्टर खत्म कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर करने जा रहे हैं और ये हमारा केमिस्ट्री का वो जो लास्ट चैप्टर है अपना। बस केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर बचा है और फिजिक्स में भी अपना जो है एक ही चैप्टर बचा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर को, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चैप्टर नंबर 5। हाँ जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलिए चैप्टर पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपकी डेली लाइफ में रोजाना कहाँ कहाँ केमिस्ट्री काम में आती है, यहाँ हम लोग उन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग जिनके बारे में जानने वाले हैं बच्चों, वो है एसिड्स एंड बेसिस। तो आप लोग हेडिंग बना दीजिए, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों एसिड जो है उसका मतलब होता है सोर, खट्टा। तो एसिड्स जनरली टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। तो मतलब जितनी भी आपने खट्टी चीजें खाई हैं, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो लेमन हो, चाहे विनेगर सिरका हो, चाहे ऑरेंज हो, ठीक है, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। मार्केट में बच्चों लिटमस पेपर नाम से एक इंडिकेटर आता है जो आपको बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर कोई भी सब्सटेंस बेसिक है। तो ये दो कलर के लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है आपका बच्चों ब्लू कलर का लिटमस पेपर और एक होता है रेड कलर का लिटमस पेपर। एसिड्स जो हैं वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड कलर के लिटमस पेपर में, और जो बेस होते हैं वो रेड कलर के लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू कलर के लिटमस पेपर में। अगर बच्चों आप क्या करें, किसी एसिड के अंदर रेड कलर का लिटमस पेपर डालें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही बेस जो है उसमें आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर डालें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो जनरली सोर होते हैं। एसिड्स ब्लू कलर के लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड कलर के लिटमस पेपर के अंदर। तो आपने जो हेडिंग बनाई है एसिड्स एंड बेसिस, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, acids are sour in taste. SOUR, acids are sour in taste, while bases are bitter in taste. जबकि जो बेस है वो कड़वे होते हैं। Bases are bitter in taste. Acids are sour in taste and bases are bitter in taste. सेकेंड पॉइंट लिखिए, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस LITMUS, ब्लू लिटमस पेपर into red, while base turn red litmus paper into blue, red litmus paper into blue, into blue. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, bases are soapy, bases are soapy, SOAPY, soapy in touch. बेसिस को जब आप छूते हैं तो जैसे साबुन जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही बेस जो है वो फील होता है। बेसिस आर सोपी इन टच।
तो बच्चों ये तो हमने बेसिक प्रॉपर्टी देखी है एसिड बेस की। जरूरी नहीं है कि हर खट्टी चीज एसिड हो या हर कड़वी चीज बेस हो। तो फिर एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसके लिए हम लोगों को तीन अलग अलग थ्योरीज बच्चों पढ़नी पड़ेगी। तीन थ्योरीज दी गई है एसिड और बेसिस को समझाने के लिए। तो हम लोग अभी करने वाले हैं सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की थ्योरी है, जो हेडिंग आपको बोर्ड पर नजर आ रही होगी, वो है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। इसको देने वाले साइंटिस्ट यही थे, आर्हेनियस, और ईयर था 1887। लिख दीजिए, इट वॉज प्रपोज्ड बाय आर्हेनियस, it was proposed by Arrhenius in the year 1887, in the year 1887। तो बच्चों आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड हर वो सब्सटेंस है जिसको अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में रिलीज कर देता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। जैसे कि HCl, HCl को अगर तुम वाटर में डिसॉल्व करो तो HCl देगा आपको H+ एंड Cl-। तो इस वजह से HCl क्या हुआ, एक एसिड हुआ। एसिड भी बच्चों दो टाइप के बताए गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ऐसा एसिड जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं मतलब वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, ऐसा एसिड जो वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब वो जितने ज्यादा H+ दे सकता है वो सारे के सारे H+ आयंस को रिलीज कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HNO3, H2SO4 या HCl। और वीक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो सकते, जैसे कार्बोनिक एसिड, H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, या फिर एसेटिक एसिड, विनेगर जिससे बनता है CH3COOH, ये होते हैं आपके वीक एसिड। इसके अलावा बच्चों H+ जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस वजह से H+ कभी भी अकेला नहीं मिलता, H+ के साथ हमेशा मिलता है वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि H+ अनस्टेबल है तो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसे किसकी हेल्प चाहिए होती है? इसे चाहिए होती है H2O, वाटर की हेल्प। H+ H2O के साथ मिल जाता है और बना देता है H3O+, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जैसे बच्चों एसिड की डेफिनेशन दी वैसे ही बेस की भी डेफिनेशन दी गई है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मतलब वाटर के अंदर रिलीज करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। OH- को हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जैसे कि NaOH, इसे अगर आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो ये रिलीज करेगा Na+ और OH-। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड थे वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बिल्कुल जैसे वीक एसिड थे जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ऐसे ही वीक बेस होते हैं। वीक बेस का एक ही एग्जांपल आपके सिलेबस में है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है, समझ में आया या नहीं आया? वीक एसिड क्या है? ऐसा एसिड जो कि अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकता, पूरी तरीके से आयनाइज होकर के अपने सारे H+ आयन को रिलीज नहीं करता।
उसे बोलते हैं हम लोग वीक एसिड। तो अरेनियस थ्योरी जो आपने हेडिंग बनाई है उसमें सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन लिखो। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, acids are those substances which give hydrogen ions ब्रैकेट में H प्लस, which gives hydrogen ions ब्रैकेट में H प्लस in their aqueous solution, in their aqueous solution, in their aqueous solution। एग्जाम्पल लिख दो HCl, जैसे मैंने लिखा है HCl डिसोसिएट होके क्या दे रहा है आपको H प्लस NCl माइनस। फिर आप बच्चों लिखना those acids which ionize completely, those acids which ionize completely in their aqueous solution, those acids which ionize completely in their aqueous solution are called strong acids, are called strong acids। एग्जाम्पल लिख दो बच्चों जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर। और ऐसे ही वीक एसिड की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, those acids which do not ionize completely in their aqueous solution are called weak acids। those acids which do not ionize completely in their aqueous solution are called weak acids। एग्जाम्पल लिख दो जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, CARBONIC, कार्बोनिक एसिड। और CH3COH को बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, ACE, एसिटिक ACETIC, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है। फिर बच्चों एक नोट लिखो, नोट के अंदर बच्चों लिखिएगा H plus ions are highly unstable, H plus ions are highly unstable and reactive, full stop। So they require water molecule, so they require water molecule for their existence, for their existence। बच्चों मैंने जो बॉक्स में रिएक्शन लिखी है आप वो लिख दीजिए, H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों आरएनएस के अकॉर्डिंग ये तो हो गई अपनी एसिड्स की डेफिनेशन। फिर आप लोग डेफिनेशन लिखो बेस की। those substances which release, those substances which release हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रैकेट में लिखना OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में OH माइनस आयन, ब्रैकेट क्लोज,
in their aqueous solution, in their aqueous solution are called bases. एग्जाम्पल बच्चों NaOH का बना लो। NaOH आपको दे रहा है जैसे Na प्लस प्लस OH माइनस। तो जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में लिखा, वैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में लिखना है। डेफिनेशन सेम रहेगी। स्ट्रॉन्ग बेस विच आयनाइज कंप्लीटली, वीक बेस विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। और एग्जांपल जो आपके सामने लिखे हैं वो बना लीजिए। तो मेरे पास में जो कमेंट्स आ गए हैं, तो जो आर्हेनियस ने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या दी, देखिए। देखो, न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज खत्म करने की कोशिश करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की मतलब उसके इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करता है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो तो यहां से क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन, और बेस जो है वो क्या रिलीज करता है, OH माइनस आयन। तो H प्लस और OH आपस में मिलकर बना देते हैं H2O, और जो बच गए वो आपस में मिलकर बना देते हैं सॉल्ट। तो एक लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन हमें लिखनी है, लिखिएगा। a process in which acid and base react, acid and base react to form salt and water, acid and base react to form salt and water and neutralize effect of each other, neutralize effect of each other, effect of each other is called neutralization. दो रिएक्शन बच्चों मैंने आपके सामने लिखी हैं, HCl प्लस NaOH आपको दे रहा है NaCl एंड वाटर। ऐसे ही H2SO4 प्लस 2NaOH ये आपको दे रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। बना लीजिए, तीनों रिएक्शंस बना लीजिए बच्चों।
ये जो बच्चों सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट 3 टाइप का हो सकता है। ये जो सॉल्ट जो बनता है बच्चों, ये सॉल्ट 3 टाइप का हो सकता है। आपका एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, इसके अलावा न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब ना तो एसिडिक हो और ना ही क्या हो, बेसिक हो। ठीक है, लिखिएगा, द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, the salt produced during neutralization, the salt produced during neutralization is of 3 types, is of 3 types, is of 3 types। पहला लिखो बच्चों एसिडिक, पहला लिखिए एसिडिक। अगर बच्चों एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं, जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से सॉल्ट जो बनेगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक। आपने जो पहला लिखा है वीक सॉल्ट, सॉरी एसिडिक सॉल्ट, उस पर आप लिख सकते हैं व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट, when strong acid and weak base react with each other। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, लिख दीजिए। NH4OH जो कि एक वीक बेस है, प्लस HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दे रहा है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, और कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। ऐसे बच्चों दूसरा सॉल्ट हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट में क्या हो जाएगा, जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो एसिड होगा वो वीक होगा। When strong base and weak acid react with each other, when strong base and weak acid react with each other। आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा है, NaOH plus H2CO3 gives Na2CO3 plus H2O। तीसरा होता है बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट, तीसरा होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ये 2 तरीकों से बन सकता है, या तो एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, इफ बोथ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग, जैसे यहां ये HCl और NaOH, इफ बोथ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल ये HCl वाला बनाना, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। मतलब NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है उनके मिलने से बना है। आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई, वॉइस नहीं आ रही क्या तुम लोगों को मेरी? एक बार मनोज भाई को कमेंट करके बताओ मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही तुम लोगों तक? आ रही है मनोज भाई, अपना नेटवर्क सुधारो। ठीक है, तो HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। तो ये NaCl जो है ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। और बच्चों दूसरा केस, अगर आपका बेस वीक हुआ और एसिड भी वीक हुआ,
न्यूट्रल सॉल्ट में ही लिखना, इफ बोथ एसिड एंड बेस आर वीक, इफ बोथ एसिड एंड बेस आर वीक। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, 2NH4OH plus H2CO3 gives NH4 whole twice CO3 plus H2O। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि ये एक वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्ट करने की वजह से बना है। तो बच्चों ये अपना पहली जो थ्योरी है, पहला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म होता है। अभी हम लोग एसिड और बेस के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। बच्चों ये मैं मिटा रहा हूं, आर्हेनियस वाला जो है मैं पूरा मिटा रहा हूं। सेकंड कॉन्सेप्ट की हेडिंग बना लो, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। बच्चों ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, अच्छा इनको देने वाले जो थे पहले उनके बारे में तो लिख लो। This concept was given by, this concept was given by Johns, 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 Bronsted, Johns, Johns, Bronsted, and M, capital M dot Lowry, M Lowry, Lowry, M Lowry। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन सेम है जो आर्हेनियस की थी। क्या? जो H प्लस आयन दे सकता है वो क्या होता है? एसिड होता है। लिख दीजिएगा, एसिड्स आर दोज व्हिच कैन डोनेट H प्लस आयंस। बच्चों H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं क्योंकि H प्लस में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना ही कोई न्यूट्रॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन है। H प्लस ब्रैकेट में आप चाहें तो प्रोटॉन लिख सकते हैं, विच डोनेट H प्लस आयन, मतलब ब्रैकेट में प्रोटॉन्स। जैसे अपना HCl है जो H प्लस और Cl माइनस दे रहा है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जो H प्लस को गेन कर सकते हैं। फिर दीजिएगा, bases are those substances which can gain H plus ion. Bases are those substances which can gain H plus ions. जैसे कि बच्चों H2O, H2O H प्लस को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H3O प्लस में। या NH3, NH3H प्लस को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है NH4 प्लस अमोनियम आयन के अंदर। वाटर तो बना रहा है हाइड्रोनियम आयन और अमोनिया बना रहा है अमोनियम आयन। ठीक है, अब देखो जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में जो HCl था, HCl क्योंकि एसिड है तो ये क्या रिलीज कर देगा? H प्लस आयन और साथ में क्या रिलीज कर देगा? Cl माइनस आयन। बच्चों Cl माइनस मतलब Cl पर नेगेटिव चार्ज है। एक बात बताओ, अगर मैं Cl माइनस को
H प्लस देने की कोशिश करूं तो क्या Cl माइनस H प्लस को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा? क्या Cl माइनस H प्लस को गेन या अट्रैक्ट करने की पावर रखेगा? कमेंट करके बताओ। Cl माइनस को अगर H प्लस दिया जाए तो क्या Cl माइनस H प्लस को गेन करना चाहेगा, गेन या अट्रैक्ट करना चाहेगा? याद रहे Cl पर माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पर H प्लस, बिल्कुल सही करने का, बिल्कुल करना चाहेगा। तो बच्चों Cl माइनस H प्लस को गेन करना चाहता है और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो H प्लस को गेन करना चाहता है वो क्या कहलाता है? Cl माइनस अगर H प्लस को गेन करना चाहता है या गेन करेगा तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो H प्लस को गेन करना चाहता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेस। तो यहां ये मतलब हुआ कि हर एसिड जो है वो एक बेस को जन्म देता है। हर एसिड जो है वो एक बेस को जन्म देता है और ऐसा बेस जो कि एसिड से बना है उस बेस को आप कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और बिल्कुल इसी तरीके से हर बेस जो है वो एक एसिड बनाएगा और उस एसिड को आप क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। अगर बच्चों किसी एसिड में से एक H प्लस निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे ही हम लोग उसका क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। क्या कहा मैंने? एक एसिड में से अगर एक H प्लस, सिर्फ एक H प्लस निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। तो क्या कोई मुझे बताएगा H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? मैंने बताया अगर एक एसिड में से एक H प्लस हटा दिया जाए तो जो बचता है उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो आपको बताना है H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा। कनिका का कमेंट आया है, हर्षित का आया है, ठीक है। आप लोग कमेंट सही कर रहे हो, बस एक चीज आप गलत कर रहे हो, वो क्या है? आप HSO4 माइनस नहीं कह रहे बच्चों। हम लोग हाइड्रोजन नहीं हटा रहे, हम H प्लस हटा रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज घटा रहे हैं। अगर एक पॉजिटिव कम होगा इसका मतलब ये है उसके मुकाबले एक माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। तो H2SO4 अगर एसिड है तो HSO4 माइनस क्या कहलाएगा? उसका कॉन्जुगेट बेस। तो जरा बताओ, अगर HSO4 माइनस एक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? अगर HSO4 माइनस एक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ठीक है कनिका, आपका जवाब एकदम सही है। भाई क्या करो, इसमें से भी एक H प्लस हटा दो। अगर आप इसमें से एक H प्लस हटाएंगे तो क्या बचेगा? SO4 देखो -1 ऑलरेडी था एक चार्ज, अब एक और H प्लस चलाएगा तो एक माइनस बढ़ के कितना हो जाएगा? SO4 -2, SO4 -2। ठीक है। और बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, उसके लिए क्या करना है? जो भी आपके पास में बेस है
उस बेस में एक H प्लस जोड़ दो, बेस में क्या करो, एक H प्लस जोड़ दो, तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि HCO3 माइनस एक बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। अगर HCO3 माइनस एक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक H प्लस जोड़ना है इस बार। HCO3 माइनस अगर एक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा H2CO3। कोई चार्ज नहीं आया, क्यों नहीं आया, इस पर -1 था, यहां तुमने H प्लस प्लस 1 जोड़ दिया तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो बच्चों लिखिएगा, एसिड्स एसिड्स फॉर्म a base after losing one H plus ion. Acids form a base after losing one H plus ion which is called conjugate base, which is called conjugate base. और अगली लाइन में लिख देना, बेस फॉर्म एसिड, बेस फॉर्म एसिड after gaining one H plus ion, after gaining one H plus ion which is called conjugate acid. बच्चों एग्जांपल्स बना लो और अपनी आज की क्लास जो है वो यहीं पर ओवर होती है। आप एग्जांपल बना लीजिए पहले। चलिए बच्चों, मेरे पास कमेंट्स आ गए हैं, तो चलो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।
everybody? Are you ready? Thank you, Divyanshu. Sonu. Thank you, all of you. Thank you, all of you. And let us start our lesson. Open page number 37 of resolution. Page number 37. Feast of the Dead. Lesson number 6. अभी तक हमने पढ़ा था Darshan Naga was a poor man and he earned his living by supplying water. He had only 2 cans of water जिनसे वो पानी भर के लाता था ऊपर फाउंटेन से और स्ट्रीट तक लोगों तक पहुंचाता था. उसकी वाइफ गुलदार she was called upon 3 or 4 times a week for washing clothes. तो वो पानी कपड़े धोने में पानी थोड़ा ज्यादा खर्च करती थी ताकि उसकी अर्निंग उसके हस्बैंड की अर्निंग और ज्यादा हो सके. एंड ही गॉट 3 पुरुष फॉर ईच ट्रिप. तो उन लोगों की कंडीशन जो थी वो बहुत खराब थी. जो कुछ अर्निंग थी उसमें भी 2 वक्त का खाना पेट भर खाना उनके लिए बहुत मुश्किल था. एंड उस पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई. When Darshan Naga died, he slipped on the snow और हेड इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई. और गुलनाज बहुत ज्यादा परेशान हो गई. हाउ he would raise up the 2 children जो कि सिर्फ 9 years और 6 years old थे. और जैसा कि कस्टम होता है जब किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है तो 2-3 दिन तक खाना जो आस पड़ोस के लोग होते हैं नेबर्स वो भेजते हैं. तो फर्स्ट डे द फूड केम फ्रॉम द व्हाइट हाउस और उसमें बहुत सारी डिशेस थी, डिलीशियस डिशेस. तो उनका मन नहीं था खाना खाने का, लेकिन फिर भी उस खाने को देख करके उनका मन ललचा गया क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था. और उसके बाद कुछ और नेबर्स ने खाना भेजा. बट फाइनली आफ्टर 2-3 days इट स्टॉप्ड. और पहले दिन जिस दिन खाना नहीं आया शाम तक वो लोग इंतजार करते रहे. देन दे रियलाइज्ड कि अब खाना कहीं से भी नहीं आएगा एंड दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर. इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 37, थर्ड लास्ट पैराग्राफ. They had got used to quite a different type of food during the past few days and found it difficult to adjust to the meager dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. They had no choice but to get used to it again. It was not long before they ran out of butter, flour, potatoes and grain. तो अभी 2-4 दिन तक जो उन्होंने खाना खाया था वो बहुत टेस्टी था, डिलीशियस था, उसमें कई सारी डिशेस होती थी. तो उसके बाद अपने घर में बना हुआ खाना यानी जो गुलनाज ने बनाया था that was just a meager dish. Meager means very small.
तो उसमें ना बटर था ना कुछ था, जैसे तैसे जो खाना उसने बनाया था, तो वो उन लोगों को टेस्टी नहीं लगा, बट देयर वाज नो चॉइस, उनको वही खाना खाना था, वापस से वो आदत डालनी थी। और जल्दी ही उनके घर का सारा राशन जो भी था, खाना बनाने का सामान, बटर, फ्लोर, पोटैटोज, ग्रेन, वो सब कुछ खत्म हो गया। For the next few days, they ate whatever they found in the house: two onions, a clove of garlic, a handful of dry beans found in a corner of the cupboard. Finally, there came a day when all the pots, baskets, bottles, and boxes in the house were empty. That day, for the first time, they went to bed on empty stomachs. और अगले कुछ दिन में जितना भी, जो कुछ भी घर में मिला वो उन्होंने खाया। कभी ऑनियंस, कभी गार्लिक, जो लहसुन होता है, और सूखा, जो फलियां हैं सूखी, ड्राई बीन्स, जो कुछ भी उनको मिला उसको खा के उन्होंने काम चलाया। लेकिन जल्दी ही वो सब भी खत्म हो गया। सारे पॉट्स, बास्केट्स, बॉटल्स, बॉक्सेस सब कुछ खाली हो गए थे। और पहली बार उस दिन वो लोग बिना खाना खाए, यानी खाली पेट, सोए थे। The next day was the same. By the next afternoon, the little one had started crying with hunger. Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. The day after, no one in the household thought of getting up. They all had visions of food. The younger boy saw soft and fluffy bread. The older boy saw sweets instead. If only he had them once more, he would eat them one by one, savoring each mouthful. What a fool he had been to have eaten all his share at once. And अगले दिन भी वही हालत थी, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और दोपहर होते होते जो छोटा बच्चा था, he was just 6 years old, तो वो रोने लगा भूख की वजह से। गुलनाज सोचती रही कि कहीं कोई बुला ले उसको कपड़े धोने के लिए, तो शी वुड अर्न समथिंग, और जो कुछ भी वो अर्न करेगी उससे कुछ सामान ला सकती है। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि अभी अभी उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो शायद वो काम नहीं करना चाहेगी। एंड सो दे कॉल हर। और उसके बाद कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। उन बच्चों को खाने के आइटम्स, फूड आइटम्स का ही ख्याल आने लगा। जो छोटा बच्चा था वो सोचता था जो सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड थी, और ओल्डर बॉय को स्वीट्स नजर आ रही थी जो कि व्हाइट हाउस से उनके लिए आई थी फर्स्ट डे। तो वो सोचता रहा कि काश उसने उसमें से कुछ बचा लिया होता। उसने सारा कुछ उसी वक्त खा लिया था, अगर उसमें से थोड़ा बहुत बचा करके रखता तो वो अभी खा सकता था। Gulnaz lay in her bed, listening to the murmurs of her children, tears flowing silently down her cheeks. Life went on in the street outside as before. A door closed. She knew it was the boy next door going to school. Footsteps sounded outside. This time it was Tehsin Effendi, the barber, walking down the street to open his shop. The next one was the clerk in the electric company, then the shoemaker, and then the bread man who comes to the White House every day at the same time. The big baskets tied to both sides of his horse were full of bread. The creaking of the baskets could be heard from far away. गुलनाज लेटी हुई अपने बच्चों की बुदबुदाने की, जो धीरे धीरे वो लोग बात कर रहे थे, वो सब सुन रही थी। एंड शी वाज जस्ट क्राइंग, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। शी वाज हेल्पलेस। बाहर, उनके घर के बाहर स्ट्रीट में, गली में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा यूजुअली होता था। एक दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो वो समझ गई कि जो बच्चा है वो स्कूल जा रहा है। और फिर किसी के पैरों की, किसी के चलने की आवाज आई तो समझ गई कि जो बार्बर है वो अपनी शॉप खोलने जा रहा है। नेक्स्ट टाइम क्लर्क, जो इलेक्ट्रिक कंपनी में क्लर्क था, शूमेकर, सब अपने अपने काम पर जा रहे थे। एंड देन द ब्रेडमैन, जो कि व्हाइट हाउस में रेगुलरली
सेम टाइम पर आता था और उसके हॉर्स के दोनों साइड बड़े बड़े बास्केट्स बंधे हुए होते थे जिनमें ब्रेड होती थी और वो दूर से उसकी आवाज सुनाई देती थी. It was the older boy who first heard it and looked towards his younger brother. Gulnaz got up in the cold room and put a wrap round her to go out. She had decided to ask for 2 loaves of bread on credit. She could pay when she got money from laundering. She opened the door and saw the baskets full to the brim with fresh, spongy white bread. A beautiful smell went up her nose, and just as she was about to say something to the bread man, he shouted, "Giddy yap" to the horse, and Gulnaz lost all her courage. No words came from her mouth, and heavenly smelling food passed by her house, but she could not stretch out her hand and take it. सबसे पहले जो बड़ा वाला बेटा था, लड़का था, उसने उसकी आवाज सुनी और उसने अपने छोटे भाई की तरफ देखा. गुलनाज समझ गई. उसने अपना जो दुपट्टा वगैरह है उसको संभाला एंड शी डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड. उसने सोचा उधार उससे ले लेगी और जब भी उसको लॉन्ड्रिंग यानी कपड़े धोने से जो पैसा मिलेगा तो उस वक्त वो दे देगी. उसने दरवाजा खोला और बाहर तक गई. उसने देखा कि जो बास्केट्स हैं वो पूरे भरे हुए हैं स्पंजी वाइट ब्रेड से और जैसे ही वो कुछ कहना चाहती थी इतने में ही उस आदमी ने अपने हॉर्स को आगे बढ़ा दिया और गुलनाज सोचती ही रह गई. बट शी कुड नॉट आस्क फॉर ब्रेड. शी केम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर लुक इनटू द fevered eyes of her sons, waiting hopefully. Not a word was spoken in the room. The boys simply looked at her empty hands and turned their eyes away. It was a long time later that the younger boy broke the silence. "Mother, I can't stand it anymore. Something is happening inside my tummy." "Don't worry, my sweet son. It is hunger. I feel it too. I am dying. I am dying." वापस जब वो खाली हाथ घर के अंदर आई तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने बच्चों से नजरें मिलाने की. कोई कुछ नहीं बोला. बच्चे भी समझ गए दैट शी कुड नॉट गेट एनीथिंग. और थोड़ी देर के बाद जो यंगर बॉय था उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही थी. तो he said that something is happening inside my tummy and I am dying of hunger. The older boy opened his eyes and looked at his brother. Gulnaz looked at both of them. The little boy was silent. His face was darker, his lips dry and parched, his bloodless skin faded and hollow. Finally, Gulnaz beckoned to the older boy and they left the room to talk outside. "We must go to Bodo's, the grocer. We must ask for some rice, flour and potatoes. Tell him we will pay him in a few days." जो छोटा बच्चा था वो बिल्कुल चुपचाप लेट गया. उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी. His face grew dark, होठ सूखे हुए थे और बिल्कुल ब्लडलेस स्किन उसकी हो रही थी. भूख से उसका हाल बहुत ज्यादा खराब था. गुलनाज ने अपने बड़े वाले बेटे को इशारा किया. She took him out of the room और वहां उसने कहा कि बोडोज जो वहां का ग्रोसर है उससे हमें जाकर के थोड़ा सा खाने का सामान मांगना पड़ेगा, राइस, फ्लोर एंड पोटैटोज, और उसको कहना कि हम कुछ दिनों में उसके पैसे दे देंगे. The boy's shabby coat was not heavy enough to keep out the cold outside. He had no strength in his legs and had to steady himself against the walls as he walked. Finally, he reached the store on the hill and entered the warm room. He waited until all the other customers had left, hoping to be able to talk to the grocer in privacy and to enjoy the warmth a little longer. Then he left his place by the fireside and ordered a pound of rice, a pound of flour, and a pound of potatoes. He put his hand into his pocket as if reaching for his money and then pretended to have left it at home. उस लड़के ने बहुत पुराना सा कोट पहन रखा था और बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, तो
He was feeling very cold. Secondly, he was hungry. तो उसके लिए चलना भी बहुत मुश्किल था. बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे उस पहाड़ी पर जो स्टोर था वहां तक पहुंचा और उस स्टोर में एंटर करने के बाद उसने थोड़ी गर्माहट महसूस की एंड ही जस्ट वेटेड देयर ताकि बाकी कस्टमर्स चले जाएं और वो अपना ग्रोसर से प्राइवेसी में बोल सके, उससे कुछ उधार मांग सके. फिर उसने फ्लोर, पोटैटो और राइस का ऑर्डर दिया और ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे वो पैसे घर पे भूल आया है. Oh, I seem to have forgotten it at home. I'd hate to have to go all the way home in this cold and come back again. Write it down and I will pay you tomorrow. और उसने कहा कि मैं पैसे घर पर भूल आया हूँ और वापस जाना और आना बड़ा मुश्किल है इस ठंड में, तो आप लिख लो, उधार दे दो ये सामान और कल मैं पैसे दे दूंगा. It was a brave effort, but the grocer knew the tricks of the trade too well. First bring the money, then you can take the goods. You have become so thin. Someone who has money at home doesn't get so thin. जो ग्रोसर था वो भी अपने प्रोफेशन में बहुत माहिर था, तो वो समझ गया उसकी हालत देख करके that he did not have money and he did not want to give him anything. तो उसने कहा पहले पैसे लाओ, उसके बाद सामान ले जाना. The boy hurried out, embarrassed to have his life found out. He found the iciness of the street more unbearable than he had before he entered the store. जो लड़का था वो और ज्यादा हैरेस हो गया, एम्बेरेस हो गया, क्योंकि उसको लगा उसका झूठ पकड़ा गया था और अब बाहर उसको और भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी जितना कि आते वक्त हुई थी. At the corner he saw smoke coming out of the chimney of the White House. How happy were the people who lived in it. It did not occur to him to be jealous of them. He had only admiration for these people who had given him the best meal of his life. Then लौटते वक्त कॉर्नर पर जो व्हाइट हाउस था वहां उसने देखा चिमनी में से धुआं निकल रहा था, यानी वहां खाना बन रहा था और वो सोचता रहा कि कितने खुश होंगे वो लोग जो इस घर में रहते हैं. और जेलसी नहीं हो रही थी उसको उनसे, बट वो दिन याद कर रहा था जब इनके घर से उनके लिए खाना आया था और इतना अच्छा खाना उसने अपनी लाइफ में पहली बार खाया था. He walked home as fast as he could, his teeth chattering. There was no need to say anything to his mother and brother. His empty hands told their own story. He took off his clothes and went to his bed, and when he spoke, he said, I am cold, I am cold. The blanket rose and fell on his trembling body. जल्दी से वो अपने घर की तरफ गया, उसके दांत किटकिटाने लगे थे, ठंड की वजह से दांत बचने लगे थे और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी उसको अपनी मदर और ब्रदर को, क्योंकि उसके खाली हाथ देख करके अपने आप वो लोग समझ गए. और इमीडिएटली दैट बॉय वेंट टू बेड और उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी. उसकी माँ ने उसको ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दिया. गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम व्हाटएवर शी कुड फाइंड, लेकिन उसकी जो ठंड थी वो नहीं रुकी, तो जितना भी कुछ छोड़ने के लिए था उनके घर में सब कुछ उसने उसके ऊपर डाल दिया. The trembling lasted for nearly 2 hours. Then came the fever and the exhaustion. The boy lay on his back, motionless, his eyes staring vacantly. Gulnaz lifted the covers and tried to cool the burning body with her cold hands. 2 घंटे तक उसको वो ठंड से कांपता रहा. उसके बाद उसको फीवर हो गया और वो बिल्कुल मोशनलेस चुपचाप लेटा रहा. गुलनाज बिल्कुल हेल्पलेस थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी. उसके ऊपर से कवर्स हटा करके उसको थोड़ा ठंडक पहुंचाने की वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका शरीर जो था वो बुखार से बिल्कुल जल रहा था. He paced through the house till evening, desperate. She did not know what to do. She could not think. The sun went down. She noticed the small pile of covers she had taken off the boy's body.
Wouldn't there be anybody to give some money for all that? She remembered that her neighbors had talked of a junk store where they bought used things, but it must be closed. She would have to wait till the morning. गुलनाज बिल्कुल निराश और हताश होकर के घर में घूमती रही शाम तक। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि उसको क्या करेगी वो। और फिर उसने वो सारे कपड़े जो उसके ऊपर डाल दिए थे ओढ़ने के लिए, उनके ढेर को देखा और उसको याद आया कि एक जंक स्टोर है वहां पर, जहां पुरानी यूज्ड आइटम्स को वो लोग खरीदते हैं। और शी डिसाइडेड टू सेल सम ऑफ देम, उनको बेच करके वो कुछ पैसा ला सके। और लेकिन स्टोर तब तक बंद हो चुका था, so she thought that she would have to wait till the morning. With this decision came peace of mind, and she stopped pacing and sat down by her son's bedside. The boy's fever increased. He sat staring motionless. The younger boy could not sleep for hunger. He too was watching, his eyes open. The sick boy moaned slowly and tossed and turned in his fever. His cheeks were burning and he talked in delirium. The younger one sat up in his bed and asked in a voice audible only to his mother, "Mother, will my brother die?" She shivered as if touched by a cold wind on her skin. She looked at her son with frightened eyes. "Why do you ask that?" The boy was silent for a moment, then he leaned close to her ear and said softly, trying to hide his voice from his brother, "Because then food will come from the White House." तो जैसे ही गुलनाज ने सोचा कि इनको बेच करके वो मॉर्निंग में कुछ पैसे ले आएगी, थोड़ा शांति मिली उसको, लेकिन और वो अपने बेटे के पास बैठ गई। उसका बुखार और बढ़ता जा रहा था। उसको जो छोटा वाला था, छोटा बेटा था, उसको भी भूख से नींद नहीं आ रही थी। तो ही वॉज जस्ट वॉचिंग हिज ब्रदर। जो बीमार बच्चा था वो दर्द से कराह रहा था और इधर उधर करवट ले रहा था। देन और बड़बड़ा रहा था आधी बेहोशी में बिकॉज ऑफ फीवर। तो जो छोटा बेटा था वो उठ करके बैठा और अपनी मदर को बोला, "विल माय ब्रदर डाई?" जो माँ थी वो एकदम से डर गई, चौंक गई। देन व्हेन शी आस्क्ड कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो वो बच्चा थोड़ी देर चुप रहा और उसके बाद वो बोला कि अगर ये मर जाएगा तो फिर से व्हाइट हाउस से खाना आएगा। So this was the tragedy, a tragic story, जहाँ जो गरीब लोग हैं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। Nobody have pity on them, किसी को उन पर दया नहीं आती है। वो ग्रोसर भी उस बच्चे की हालत देख करके उधार पर भी सामान देने को तैयार नहीं होता है। और जो यंगर ब्रदर है वो इतना ज्यादा भूखा है कि वो ये यहाँ तक सोच लेता है कि अगर उसका ब्रदर मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो फिर से कम एक वक्त के लिए ही सही उसको व्हाइट हाउस से खाना खाने को मिलेगा। So this was a tragic story. जो बताती है हमें the condition of the poor people and the behavior of the rich one. जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा है, वो कभी भी ये नहीं सोचते that they can share their food with these hungry people. एटलीस्ट खाना तो वो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बचा खुचा ही सही, थोड़ा बहुत उनको खाने को दिया जा सकता है। और ग्रोसर भी उनको खाने के आइटम्स क्रेडिट पर दे सकता था, बट nobody cares for such people and they have to live their own life. Is that clear? समझ में आ गया? Is it clear to you? Okay then.
Word meanings: dangling means hanging, latakna. Bereaved, sad because of the death of someone close. दुखी होना जब किसी हमारे अपने की डेथ हो जाती है, तो जो उदासी, जो दुख होता है. Lima beans, edible pale green beans having large flat seeds. पेल ग्रीन कलर की फलियां होती हैं जिनमें बड़े बड़े बीज होते हैं. Beckoned, made a gesture with the hand asking somebody to come nearer. हाथ से इशारा करके बुलाना. Trembling, shaking, डर से कांपना या ठंड से कांपना. Shivered, shook slightly because of cold or illness. ठंड और बुखार से कांपना. Darshan Aga's entire capital, pick the correct alternative कर रहे हैं हम. Darshan Aga's entire capital consisted of 2 water cans. The older boy asked the grocer to give him a pound of rice, flour and potatoes. That means the answer is all of these. The older boy's trembling lasted for an hour and a half or more. The younger boy felt that after his brother's death, the food will again come from the White House. State whether the statements given below are true or false. Darshan Aga had no source of livelihood. False. He used to supply the water, and that was the only source of his livelihood. Gulnaz refused to accept the food coming from neighbors. False. Darshan's family had no money to buy goods from the market. True. The older boy's coat was made of fur. False. The younger boy did not go to the shopkeeper. True. How did, now the very short answers which are to be answered in 20 to 25 words. How did Darshan Aga earn his living? Darshan Aga earned his living by selling water, supplying water to the people on the street in his 2 water can, in his 2 cans of water. Who was Gulnaz? Why did she panic? Gulnaz was Darshan Aga's wife. She panicked when she heard about the death of her husband. What did the older boy wear to keep out the cold? The older boy was wearing a shabby coat, पुराना फटा हुआ कोट उसने पहना था, to keep out the cold. Why did Bodos tell the boy cancelling his order? Sorry, what did Bodos tell the boy cancelling his order? He said that first bring the money and then you can take the goods, because you have become so thin. Someone who has money at home doesn't get so thin. उसकी हालत देख करके वो समझ गया था कि उसके पास घर पर भी पैसे नहीं है, तो उसने उसको सामान देने से मना कर दिया. उसने कहा पहले जाओ पैसे लेकर के आओ, then you can take the goods. Why could the younger boy not sleep? The younger boy could not sleep because of hunger. बहुत ज्यादा भूखा होने की वजह से वो नहीं सो पा रहा था. What were the belongings? Now the short answers in 30-40 words each. What were the belongings of Darshan Aga? Darshan Aga had only 2 water cans and a pole with a chain dangling from either end. Hoisting
Yes, he had the only possession. He had 2 water cans and a pole with a chain dangling from either end, जिनसे कि वो उन कैंस को लटका करके और पानी भर करके सप्लाई करता था स्ट्रीट पर. Who was sending the food for Darshan's family? The neighbors were sending food for Darshan's family. First, on the first day, the food came from the White House. Then some other neighbors sent the food for a few days. Why did Gulnaz send the older boy to Bodo's? Gulnaz was helpless. The condition of her younger son was very bad. He was crying because of hunger. So she sent the older boy to Bodo's to have some food items, rice, flour and potatoes on credit. उधार सामान लाने के लिए उसने उसको ग्रोसर के पास यानी बोडोस के पास भेजा था. Why did no food come from the neighbors after a few days? The food stopped coming from the neighbors after a few days because it was according to the custom. The neighbors are sending food only for a few days. 2-4 दिन तक ही वो लोग खाना भेजते हैं, उसके बाद नहीं भेजा जाता. Then they have to manage on their own. Then detail answers. What did Darshan's family do after the neighbors had stopped sending food? So after the neighbors had stopped sending food, the first day they waited for the food till the evening. उसके बाद Gulnaz cooked a meager dish without butter, and then after few days they ran out of butter, flour, potatoes and grain. Then for the next few days they ate whatever they found in the house, like 2 onions, a clove of garlic, a handful of dry beans. And finally there came a day when everything was finished and they had to go to bed on empty stomach. कुछ दिन तक जो भी घर में था उससे उन्होंने खाना बनाया और खाया. उसके बाद जब खत्म हो गया तो फिर जो कुछ घर में अवेलेबल था उसको खा करके उन्होंने काम चलाया. Then after that वो भी खत्म हो गया. Then they had to remain empty stomach. How did the older boy try to convince Bodos for grocery items? ओल्डर बॉय ने बोडोस को कन्विंस करने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला and he pretended that he had left money at home. ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो घर पर पैसे भूल आया है and he'll pay that money. He would pay that money the next day. दूसरे दिन वो पैसे दे देगा. But he could not convince Bodos. What were the difficulties faced by the order? ये older boy है, order नहीं है. Older boy due to chilly weather. जो उसका shabby coat था वो उस ठंड को रोकने के लिए sufficient नहीं था. He was shivering with cold. वो ठंड से कांप रहा था. चलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था. He was feeling very cold. And finally when he returned home तो उसको 2 घंटे तक ठंड लगती रही और उसके बाद उसको फीवर हो गया. What happened after the older boy returned home empty-handed? When the older boy returned home empty-handed, his mother and brother understood that he could not get anything. और उसके बाद उसको ठंड लगती रही. घर में जितने भी ओढ़ने का सामान था, चीजें थी, वो सब उसको उड़ा दी गई. फिर भी 2 घंटे के बाद करीब उसकी ठंड थोड़ा सा रुकी और
जब ठंड कम हुई तो उसको बहुत ज्यादा फीवर हो गया. एंड द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, हिज आईज स्टेरिंग vacantly. Then activity. Poverty is a curse. Do you agree with the statement? How did it affect Darshan's family? Discuss. तो गरीबी एक अभिशाप है. गरीब होना ही अपने आप में सबसे बड़ी सजा है, जैसा कि हमने इस लेसन में देखा. तो डेफिनेटली वी एग्री विद द स्टेटमेंट. और किस तरह से दर्शन की फैमिली का एग्जाम्पल आपको देना होगा इसमें कि किस तरह से गरीबी की वजह से उन लोगों की बहुत बुरी हालत थी. सो यू हैव टू डू C, D, E and this activity in your notebook. C, D, E and activity आपको अपनी नोटबुक में करनी है. Is it clear? Anything you want to ask? कुछ पूछना है? Okay then. Do the homework. That is the question answers of lesson 6. And this activity, एक short paragraph आपको लिखना है. Poverty is a curse. Heading पर.